आर एंगर टुडे। आज की तारीख में वही रिटेल ट्रेडर गुस्सा है। किम जोंग बियोम से पूछी गई तो उस समय उन्होंने ये कहा कि हमें ये पॉलिसीज अपने रिटेल इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए लानी पड़ी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि शायद इनमें से कुछ पॉलिसीज एक्सेसिव थी। आगे चल के मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस ने बोलना शुरू किया। उन्होंने कहा कि जो भी अभी तक हो रहा है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोरियन अथॉरिटीज की ही है। एक कैसीनो बंद कर देंगे इसका मतलब ये नहीं कि वही ट्रेडर जो गैम्बलिंग माइंडसेट के साथ आता है वो किसी और कैसीनो नहीं जाएगा। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ये रेगुलेशंस 2 साल पहले लाए गए थे क्योंकि इस स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग सेगमेंट में रिटेल ट्रेडर बहुत नुकसान कर रहा था। मतलब स्टेप लेना बहुत जरूरी था, लेकिन आज की तारीख में यही रिटेल ट्रेडर बहुत गुस्से में इसलिए क्योंकि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा F&O में सबसे ज़्यादा वाइब्रेंट माने जाने वाला ये स्टॉक मार्केट आज की तारीख में टॉप 10 में नहीं आता। एक मिनट, क्या आपको लग रहा है कि मैं इंडिया की स्टॉक मार्केट का फ्यूचर बता रहा हूँ? इनफैक्ट मैं बात कर रहा हूँ पास्ट की, और आई एम टॉकिंग अबाउट नॉट इंडियन स्टॉक मार्केट बट साउथ कोरिया की स्टॉक मार्केट, जिन्होंने 2011 में F&O के अंदर कुछ ऐसे ओवर रेगुलेशंस ला दिए थे जिसके चलते रिटेल ट्रेडर्स का ही नहीं, QIBs मतलब क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स या FIIs का भी रुझान कोरिया की स्टॉक मार्केट से चेंज होके दूसरे देशों की स्टॉक मार्केट में हो गया था या दूसरे सेगमेंट्स में हो गया था। इनफैक्ट आगे चल के कोरिया की स्टॉक मार्केट के रेगुलेटर को ये सारे स्टेप्स को वापस लेना पड़ा था और मार्केट को ऑलमोस्ट नॉर्मली चलने देना पड़ा। इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि जो सेबी का F&O का कंसल्टेशन पेपर आया है उसमें जो पॉइंट्स लिखे गए हैं, क्या वो पॉइंट्स साउथ कोरिया के रेगुलेटर के पॉइंट्स के साथ मैच खाते हैं? क्या हम रिटेल ट्रेडर्स का F&O सेगमेंट में नुकसान कम करने के लिए साउथ कोरिया के उस एग्जाम्पल से कुछ सीख सकते हैं? इस वीडियो में हम उस प्रपोजल डॉक्यूमेंट के साथ कुछ एक्चुअल सॉल्यूशंस की बात करेंगे जो कि साउथ कोरियन गवर्नमेंट ने अपनाए, जिसने आज की तारीख में उनकी स्टॉक मार्केट को F&O के अंदर थोड़ा नॉर्मलाइज कर दिया है सबके लिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों ये बात है लेट 1990s की, जब साउथ कोरिया की स्टॉक मार्केट में पहली बार डेरिवेटिव्स मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स को इंट्रोड्यूस किया गया। अब इसमें रिटेल ट्रेडर्स की पार्टिसिपेशन को एनकरेज करने के लिए कुछ ऐसे स्टेप्स लिए गए जो कि शायद इतने रैशनल नहीं थे। जैसे कि कोरिया की सरकार ने कहा कि अगर आप F&O में ट्रेडिंग करके जो प्रॉफिट कमाते हैं उसमें आपको कोई कैपिटल टैक्स नहीं देना, मतलब कैपिटल गेन टैक्स या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स होता है वो देने की जरूरत ही नहीं है, जीरो है। जितना पैसा आपने कमाया ब्रोकरेज वगैरह आप दीजिए, लेकिन आपको सरकार को 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है। और दूसरी चीज सेशेटाइजेशन ऑफ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब जो उस समय ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट हुआ करता था उसको कहा गया कि आप 1/5 रखे इन टर्म्स ऑफ लॉट साइज एज कंपेयर टू द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। मतलब जैसे कि शैम्पू की एक बड़ी बोतल आती है, उसके छोटे छोटे पैकेट बन जाते हैं ताकि छोटी वॉल्यूम वाला छोटे कैपिटल वाला इंसान उसको खरीद सके। उसी तरीके से ऑप्शन ट्रेडिंग में छोटे ट्रेडर को मार्केट में लाने के लिए ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की सेशेटाइजेशन कर दी गई, जिसकी इनिशियल वैल्यू बहुत कम रखी गई। और 10-12 साल बाद 2011 में साउथ कोरिया के इसी रेगुलेटर FSC फाइनेंशियल सर्विसेज कमीशन ने यह स्टेप लिया कि अब हम सब कुछ रोक देंगे। बहुत सारे स्टेप्स, बहुत सारे रेगुलेशंस हम छोटे इन्वेस्टर पे भी लगाएंगे और बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर पे भी जो कि ऑप्शन या फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करते हैं। अब ये नए रूल या नए रेगुलेशंस क्या थे? काफ़ी इंटरेस्टिंग थे। अगर आप सेबी का F&O का कंसल्टेशन पेपर निकालेंगे और उसमें जो 7 अलग अलग प्रपोजल्स दिए गए हैं उनको देखेंगे तो शायद आपको कुछ और इंटरेस्टिंग मिले। फॉर एग्जांपल, उस समय साउथ कोरिया के रेगुलेटर ने कहा 2011 में कि एक रिटेल ट्रेडर को अगर F&O ट्रेडिंग करनी है तो उसका एक मिनिमम कैपिटल होना चाहिए, जो उस समय 15 मिलियन वॉन रखा गया। मतलब साउथ कोरिया की करेंसी है वॉन, जिसका मतलब था करीब 8 से 10 हजार डॉलर आपको लेके आने ही पड़ेंगे अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं। दूसरा, लॉट साइज को बढ़ा दिया गया, जो कि पहले सेशेटाइजेशन कर दी गई थी, फिर डीसेशेटाइजेशन करनी पड़ी और ऑप्शन और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को इतना दूर, इतना वैल्यूएबल कर दिया गया कि उसको छोटी टिकट का ट्रेडर ना खरीद सके। साथ ही कोरिया के स्टॉक मार्केट रेगुलेटर ने कहा कि अगर रिटेल ट्रेडर को F&O में ट्रेडिंग करना है तो कम से कम 20 घंटे का स्टॉक मार्केट ट्रेनिंग उसको करना पड़ेगा, वो प्रूफ के तौर पे उसको देना पड़ेगा, और साथ में 3 घंटे का मॉक ट्रेडिंग भी करना पड़ेगा ताकि उसको पता हो कि एक्चुअल में ट्रेड प्लेस कैसे करते हैं, ताकि जब वो लाइव ट्रेडिंग करने आए तो उसको ऐसा ना लगे कि मैं कोई नए शहर आ गया हूं। बड़े इन्वेस्टर्स, बड़े ट्रेडर्स के ऊपर भी कवायद लगाई गई क्योंकि उससे पहले बहुत सारी चीजें उनको भी ओपनली छोड़ी गई थी। फॉर एग्जांपल, अगर उनको कोई बड़ी पोजीशन लेनी होती थी तो उस समय पोस्ट ट्रेड मार्जिन का डिपॉजिट अलाउड था, मतलब ट्रेड डालने के बाद आप मार्जिन का इंतजाम करके दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 2011 में चेंज कर दिया गया और कहा गया कि प्री ट्रेड मार्जिन, मतलब कि अगर आपको ट्रेड प्लेस करना है तो आपको पहले से ही मार्जिन डिपॉजिट करना होगा। अब मार्केट पे रिटेल ट्रेडर के नुकसान को देखते हुए जो रेगुलेशंस रिटेल ट्रेडर और बड़े ट्रेडर के ऊपर लगाए गए, 2 साल के अंदर उसका इंपैक्ट दिखना शुरू हो गया। 2011 से पहले दुनिया का सबसे बड़ा F&O स्टॉक मार्केट साउथ कोरिया 2012 में
5वें नंबर पे आ गया। 2013 में टॉप 10 से बाहर हो गया बिकॉज ऑफ दी स्पेसिफिक रेगुलेशंस। इनफैक्ट इनका टर्नओवर, ओवरऑल मार्केट का जो वैल्यूएशन था वो 80% ड्रॉप हो गया F&O सेगमेंट में। बड़े बड़े FIIs, QIBs, साउथ कोरिया की स्टॉक मार्केट F&O में ट्रेडिंग जो करते थे उसको छोड़ के जापान और चाइनीज मार्केट में चले गए, क्योंकि उनको वहां पे कम रेगुलेशंस के अंदर मार्केट में ट्रेड करने को मिलता था। और जहां पे पूरा दुनिया का ग्लोबल स्टॉक मार्केट F&O के अंदर हर साल 15% इंक्रीज देख रहा था, 11.2 बिलियन कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड होते थे, वहीं पे साउथ कोरिया में नंबर 70% ड्रॉप होके करीब 430 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट्स पे आ गया था। और ये सब कुछ 1-2 साल के अंदर ही हो गया था। और तो और एक समय पे कोरिया पूरी दुनिया का F&O मार्केट का करीब 15.7% इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट चलाता था, लेकिन 2 साल के अंदर ड्रॉप होके वो नंबर 3.7% ही रह गया। एंड लास्टली इनकी खुद की टर्नओवर जो कि 2 ट्रिलियन वॉन पे बैठी थी, कुछ ही समय के अंदर 110 बिलियन पे आ गई। अब देखिए, एक रिटेल ट्रेडर के लिए एंट्री बैरियर बढ़ गया था, उसको कॉन्ट्रैक्ट साइज बढ़ा दिया गया था, मिनिमम कैपिटल बता दिया गया था, और साथ में एक FII DI के लिए भी मुश्किलें बढ़ गई थी, क्योंकि अब उनको डिपॉजिट देना पड़ना ज़रूरी था। साथ में कितनी वो ट्रेडिंग एक दिन के अंदर पोजीशन बना सकते हैं, एक समय पे वो भी डिफाइन रेगुलेटर ही कर रहा था। मतलब टू मेनी रेगुलेशंस मेड एवरी काइंड ऑफ ट्रेडर इन्वेस्टर गेट आउट ऑफ दैट मार्केट। और इस वीडियो की शुरुआत में जो मैं आपको बता रहा था कि द रेगुलेशंस हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड ओवर द पास्ट 2 years to address concerns over the mounting losses of individual investors in the highly speculative market, but traders are angered today। आज की तारीख में वही रिटेल ट्रेडर गुस्सा है, क्योंकि एक्सेसिव रेगुलेशन के कारण एक समय के वाइब्रेंट मार्केट आज क्रिपल हो चुकी है। ये मैं वहीं से पढ़ के बता रहा था। जैसे इंडिया में अलग अलग फ्यूचर एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जहां पे लोग ट्रेड करते हैं, वैसे ही वहां पे कॉस्पी 200 फ्यूचर एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट हुआ करते थे, जहां पे ऑप्शंस में 76% और फ्यूचर में 17% का ड्रॉप पहले हाफ, साल के पहले हाफ में ही देख लिया गया था। और उसी समय पे जापानीज मार्केट के जो फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स थे वहां पे वॉल्यूम डबल हो गया था, डबल। और यही बात 2013 में उस समय फाइनेंशियल सर्विसेज कमीशन, वहां का स्टॉक मार्केट रेगुलेटर, उनके डायरेक्टर किम जोंग बियोम से पूछी गई, तो उस समय उन्होंने ये कहा कि हमें ये पॉलिसीज अपने रिटेल इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए लानी पड़ी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि शायद इनमें से कुछ पॉलिसीज एक्सेसिव थी, मतलब कुछ ज्यादा ही हो गया। हम आगे चल के मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से इनमें से कुछ चीजें ईज डाउन कर देंगे। और जहां पे ये सब कुछ चल रहा था, 2016 में आके कोरिया की सरकार ने कहा कि जी नहीं, हम फ्यूचर एंड ऑप्शंस में नए ट्रांजैक्शन टैक्स इंट्रोड्यूस करेंगे। अगर आप F&O में ट्रेडिंग करते हैं तो आपको अपनी टर्नओवर का 0.01% सरकार को टैक्स के रूप में देना होगा। अब आप खुद सोचिए कि अभी रेगुलेटर के कुछ स्टेप्स लिए गए थे, लेकिन अब सरकार भी इन्वॉल्व हो गई थी, तो ये चीज़ आगे चल के और खराब ही होने वाली थी, सही तो नहीं। इनफैक्ट इसके बाद इंडस्ट्री से भी आवाज़ें उठनी शुरू हो गई। मतलब इससे पहले बड़े बड़े MIIs, ब्रोकर्स, एडवाइजर चुप थे, लेकिन आगे चल के मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस ने बोलना शुरू किया। उन्होंने कहा कि जो भी अभी तक हो रहा है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोरियन अथॉरिटीज़ की ही है। हालांकि इंटेंट अच्छा था कि उनको स्टॉक मार्केट में जितने लोग नुकसान खा रहे हैं उनको बचाना था, उनकी सेफ्टी ज़रूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो रिटेल ट्रेडर गैम्बलिंग माइंडसेट के साथ इस स्पेकुलेटिव इंस्ट्रूमेंट में ट्रेडिंग करते हैं, उनके चक्कर में सारे तरह के इन्वेस्टर जो कि सीरियस हैं, बड़े FIIs, DIIs, QIBs हैं, उनके ऊपर भी इतनी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाएं ताकि पूरी की पूरी मार्केट का टर्नओवर ही बैठ जाए। उनके हिसाब से तो कोरिया की सरकार को ये समझ नहीं आ रहा था कि ये सही स्टेप लिया है या गलत, क्योंकि मार्केट में वॉल्यूम्स ड्रॉप हो रहे हैं और ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर ट्रेडर बाहर हो रहे हैं। अब देखिए, एक स्मॉल सेट ऑफ रिटेल ट्रेडर गैम्बलिंग माइंडसेट के साथ आता है, उस माइंडसेट को चेंज नहीं किया जा सकता जस्ट बिकॉज अगर आप एक कैसीनो बंद कर देंगे। जो उन्होंने कहा कि अगर आप एक कैसीनो बंद कर देंगे, इसका मतलब ये नहीं कि वही ट्रेडर जो गैम्बलिंग माइंडसेट के साथ आता है वो किसी और कैसीनो नहीं जाएगा। यही साउथ कोरिया के गैम्बलिंग माइंडसेट वाले रिटेल ट्रेडर ऑफशोर, मतलब किसी और देश के फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग कर रहे थे, वो अभी भी नुकसान कर रहे हैं, जो कि कोरिया की सरकार को देखना चाहिए। और कोरिया की सरकार को यह भी देखना चाहिए कि इन छोटे सबसेट ऑफ ट्रेडर्स की बजाय बेटर जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं, जो रिटेल में पार्ट टाइम या फुल टाइम ट्रेडिंग करके पैसिव एक्टिव इनकम कमाना चाहते हैं, उनकी ग्रोथ की तरफ फोकस करना चाहिए रादर देन सेविंग द रिटेल ट्रेडर। और फाइनली 31 मई 2019 को साउथ कोरिया के रेगुलेटर ने कहा कि हमें डी रेगुलेशन करनी चाहिए। जो भी स्टेप्स लिए गए थे, लेट्स ट्राई टू रोल देम बैक एज मच एज वी कैन।
फॉर एग्जाम्पल रिटेल ट्रेडर के लिए एक मिनिमम कैपिटल साइज जो रखा गया था उसको 60 to 70% ड्रॉप कर दिया गया। मतलब पहले अगर 100 रुपये मांगे जाते थे तो कहा गया कि आप 30 रुपया ही ले आइए, बहुत है। एक रिटेल ट्रेडर के ऊपर एक मैंडेशन लगाई गई थी कि आपको कम से कम 20 घंटे का कंपलसरी लर्निंग करके आना ही आना है, उसको घटा के 1 घंटे का कर दिया गया। हालांकि मुझे लगता है कि ये वाली लिमिटेशन रहनी चाहिए थी, लेकिन 3 घंटे का जो मॉक ट्रेडिंग का रिक्वायरमेंट था कि आपको मॉक ट्रेडिंग करनी पड़ेगी, वो वैसे ही रखा गया। इसके अलावा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को कहा गया कि जो आप एडिशनल मार्जिन देते थे 10% वो ड्रॉप कर दिया जाता है, आपको वो देने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा एल्गो ट्रेडर्स के ऊपर भी कुछ लिमिटेशन लगाई गई थी, उनको भी रिमूव किया गया। इसके अलावा नए डेरिवेटिव प्रोडक्ट लॉन्च किए गए। सिक्योरिटीज कंपनी को कहा गया कि आप अपने फाइनेंशियल प्रोडक्ट भी लॉन्च कर सकते हैं, हालांकि उसमें रेगुलेटर की कंफर्मेशन या अप्रूवल लेना पड़ेगा। और इसके अलावा 2021-2022 में और क्या लिमिटेशंस हटाई जा सकती हैं या नई चीजें इंट्रोड्यूस की जा सकती हैं ताकि एक रिटेल और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ट्रेडर आसानी से ट्रेड कर सके, उसके बारे में भी प्लान चॉक आउट किया गया। और तो और 2018 आते आते इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर साउथ कोरिया की डेरिवेटिव मार्केट से इतना कम हो गए कि पहले जो 48.7% हुआ करते थे वो गिर के 36.1% रह गए, और एक रिटेल इन्वेस्टर जो कि 25.6% हुआ करता था वो ऑलमोस्ट आधा रह गया 13.5% पे। मतलब साउथ कोरिया की स्टॉक मार्केट ने ये फुल सर्कल में रेगुलेटरी जो F&O के ऊपर सिस्टम लगाया जाता है वो सब देखा है। उसके बाद उन्होंने वापस वही सब डीरेगुलेशन भी करके देख ली, क्योंकि उनके नज़र में जब ये किया गया उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली ओवरऑल मार्केट की वॉल्यूम्स पे भी पड़ा, और साथ ही जिस छोटे ट्रेडर को बचाने की कोशिश की जा रही थी वही छोटा ट्रेडर इंक्लूडिंग द वन हु वाज सीरियस इन ट्रेडिंग वो साउथ कोरिया की स्टॉक मार्केट को छोड़ के चला गया था। और फिर उसी ट्रेडर को वापस लाने के लिए जो भी रेगुलेशंस लगाए गए थे सब हटाने पड़े। देखिए, अगर रिटेल ट्रेडर का नुकसान होता है तो उसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ रिटेल ट्रेडर की गलती है, या ये नहीं कि वो गैम्बलिंग ही करता है, या ये नहीं कि उसको समझ नहीं है, और ये तो बिल्कुल ही नहीं कि अगर उसके पास पैसा कम है तो वो पक्का नुकसान करेगा, और उसके पास अगर पैसा ज़्यादा है एंट्री बैरियर क्रिएट कर देते हैं। ज़्यादा पैसे वाला अगर ट्रेडिंग करेगा तो रिलेटिवली नंबर ऑफ ट्रेडर्स लूजिंग मनी या अमाउंट ऑफ मनी लॉस्ट इन F&O वो कम हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है, और अगर कोई ऐसा कोरिलेशन का स्टैट या डेटा अवेलेबल है तो अभी तक तो हमें किसी कंसल्टेशन पेपर में या किसी रिसर्च में जो सेबी के द्वारा की गई है इंडियन स्टॉक मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में वो नहीं दिखा है, और ना ही कोरिया की स्टॉक मार्केट में जब ये स्टेप लिए गए उनकी तरफ से इस चीज़ के बारे में कोई क्लैरिटी दी गई थी। कोरिया के रेगुलेटर FSC ने हालांकि ये स्टेप अच्छा किया था कि वो चाहता था कि रिटेल ट्रेडर पढ़ के आए, मॉक ट्रेडिंग करके आए। वैसे स्टेप इंडिया की स्टॉक मार्केट में भी डेफिनेटली होने चाहिए, उसके बाद ही उसको F&O में ट्रेडिंग अलाउ करना चाहिए। बट दिस रूल ऑफ पुटिंग मनी फर्स्ट एंड देन डिसाइडिंग वेदर यू कैन ट्रेड इन F&O और नॉट डज नॉट रियली मेक सेंस। साउथ कोरिया का स्टॉक मार्केट का एग्जाम्पल विद डिटेल्स विद डेटा हमारे सामने है, एंड हिस्ट्री एज दे से रिपीट्स इटसेल्फ। आई होप कि इस केस स्टडी से काफ़ी लोगों को कुछ नई चीज़ें मिली होंगी समझने को, सोचने को। आई एम प्रिटी श्योर द इंडियन रेगुलेटर हैज़ ऑलरेडी सीन दिस, दे हैव गॉन थ्रू दिस, बट दिस वीडियो इज़ एन अटेम्प्ट फ्रॉम अस कि बाकी के रिटेल ट्रेडर को भी एक पर्सपेक्टिव मिले और वो अभी अपनी राय दें, और शायद इंडिया के स्टॉक मार्केट रेगुलेटर को एक अलग पर्सपेक्टिव मिले इसी चीज़ को देखने का। अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे दोस्तों। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। बाय बाय।